सोचिए, रात का समय, कैमरों की चकाचौंध और पुलिस का भारी घेरा, और उस घेरे के बीच दो कुख्यात भाइयों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा है। और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। हाँ, और सब कुछ लाइव टीवी पर घट जाता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की हकीकत है। और ये एक ऐसी घटना थी जिसे देखकर मुझे लगता है पूरा देश सन्न रह गया था। ये सिर्फ एक डबल मर्डर नहीं था, ये हमारे सिस्टम पर, सुरक्षा पर और मीडिया की मौजूदगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। बिल्कुल, और आज हम उन्हीं सुर्खियों और अटकलों से आगे बढ़कर इस सनसनीखेज हत्याकांड की आधिकारिक जांच रिपोर्ट की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि सरकारी जांच के मुताबिक आखिर हुआ क्या था, हत्या करने वालों का असली मकसद क्या था, क्या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश थी या कहानी कुछ और ही है। हत्याकांड पर आए ISIT और मैजिस्ट्रल जांच रिपोर्ट पर आधारित है। ओके, तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, और सच के जितना करीब हो सके पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस मामले को खोलते हैं। किसी भी ऐसे हाई प्रोफाइल केस में सबसे बड़ा सवाल होता है क्यों? हाँ, मकसद। हत्या का मकसद क्या था? और जांच रिपोर्ट में जो वजह सामने आई है वो जितनी सीधी है उतनी ही कह सकते हैं कि हैरान करने वाली भी है। रिपोर्ट कहती है कि तीनों हमलावर, लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य, वो सिर्फ इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि वे अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाना चाहते थे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? सिर्फ नाम के लिए कोई अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यहीं पर हमें इस अपराध की मानसिकता को समझना होगा। ये कोई पुराने जमाने वाला गैंगस्टर बनने का सपना नहीं है। अच्छा, उन्होंने जांच में साफ साफ कहा कि वे चाहते थे कि उनका नाम, उनका चेहरा पूरे देश में एक ही रात में मशहूर हो जाए। एक ही रात में? हाँ, अतीक अशरफ जैसे बड़े टारगेट को मारकर वो ये पक्का करना चाहते थे कि वो सिर्फ लोकल अखबार की एक छोटी खबर बनकर न रह जाए, बल्कि नेशनल टेलीविजन पर प्राइम टाइम का चेहरा बने। मतलब ये क्राइम एज कंटेंट जैसा मामला लगता है, जहां अपराध खुद एक मीडिया प्रोडक्ट बन जाता है। बिल्कुल, ये अपराध की दुनिया का वायरल होने का तरीका है। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, वायरल। पहले के गैंगस्टर्स अपनी पहचान छिपाते थे, अंडरग्राउंड रहते थे, है ना? हाँ। आज के ये अपराधी चाहते हैं कि उनका चेहरा, उनका नाम, उनकी कहानी तुरंत हर मोबाइल स्क्रीन पर हो। ये अपराध की दुनिया में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। उन्होंने अतीक अशरफ को सिर्फ एक टारगेट के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा। एक लॉन्च पैड। हाँ, एक लॉन्च पैड जिसके जरिए वो लॉन्च हो सकते थे। लेकिन शुरुआती दिनों में तो कई थ्योरीज चल रही थी। कोई कह रहा था कि इसके पीछे किसी बड़े बिल्डर का हाथ है, कोई राजनीतिक साजिश की बात कर रहा था, कोई किसी दूसरे बड़े गैंग का एंगल बता रहा था। रिपोर्ट इन सब के बारे में क्या कहती है? रिपोर्ट इन सभी थ्योरीज को सिरे से खारिज करती है। SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसे खास तौर पर ऐसे पेचीदा मामलों की तह तक जाने के लिए बनाया जाता है, उसकी जांच में साफ कहा गया है कि इस हत्याकांड के पीछे किसी राजनीतिक साजिश या किसी संगठित गिरोह के हाथ होने का एक भी सबूत नहीं मिला। एक भी सबूत नहीं? मतलब जांच के अनुसार इस हत्या का आदेश किसी बड़े माफिया डॉन या किसी नेता ने नहीं दिया था? नहीं। लेकिन क्या ये मानना इतना आसान है कि बस नाम के लिए कोई इतना बड़ा खतरा मोलेगा? क्या इसके पीछे कोई और मजबूरी या कोई छिपा हुआ एंगल नहीं हो सकता जिसे जांच पकड़ नहीं पाई? देखिए, हमें ये समझना होगा कि सबूत न मिलना और साजिश का न होना ये दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन एक आधिकारिक जांच जो होती है वो तथ्यों और सबूतों पर ही चलती है। सही है। और अभी हमारे पास जो तथ्य हैं, जो बयान हैं और जो परिस्थिति जन्य सबूत हैं, वो सब इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये अपराध व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित था। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि ये तीनों अपराधी पहले से ही छोटे मोटे अपराधों में लिप्त थे और अब वो एक बड़ी छलांग लगाना चाहते थे। ठीक है, तो मकसद तो समझ आता है। उन्हें रातों रात कुख्यात होना था। लेकिन ये प्लान, पत्रकार बनकर पुलिस के सबसे मजबूत घेरे में घुस जाना, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। आखिर उन्होंने इसे अंजाम कैसे दिया? यहीं पर इस केस की प्लानिंग का सबसे शातिर हिस्सा सामने आता है। उन्होंने सिस्टम की एक ऐसी आदत का फायदा उठाया जिस पर कोई शक ही नहीं करता। और वो क्या थी? मीडिया की मौजूदगी। जांच से पता चला है कि तीनों हमलावर हत्या से कई दिन पहले ही प्रयागराज पहुंच गए थे और एक होटल में ठहरे थे। वो सही मौके और सही जगह की तलाश में थे। और उन्हें वो मौका मिला मेडिकल जांच के दौरान। हाँ, क्योंकि उन्हें पता था कि अतीक और अशरफ को देर रात मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया जाएगा। ये एक रूटीन प्रक्रिया थी और इसी रूटीन में सुरक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी छुपी थी। अच्छा,
गाड़ी से उतरकर अस्पताल के गेट तक का छोटा सा रास्ता, यही वो पल था जब पुलिस का घेरा थोड़ा फैलता है और मीडिया सवाल पूछने के लिए बिल्कुल करीब आ जाती है। उन्होंने इसी अनुमानित और दोहराए जाने वाले पैटर्न को अपने हमले के लिए चुना। एक मिनट, मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने नकली माइक और कैमरे का इंतजाम किया था। मतलब वो असली पत्रकारों के बीच नकली पत्रकार बनकर खड़े थे और किसी ने नोटिस तक नहीं किया। प्रयागराज कोई बहुत बड़ा महानगर तो नहीं है। क्या ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? ये अजीब जरूर लगता है, लेकिन उस वक्त के माहौल को समझिए। दर्जनों कैमरों की फ्लैशलाइट, पत्रकारों का शोर, सवाल पूछने की होड़। उस अफरा तफरी में किसी का ध्यान इस पर नहीं गया कि ये 3 नए चेहरे कौन हैं। अच्छा। उन्होंने उस भीड़ को ही अपना कवच बना लिया। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे सबसे सुरक्षित दिखने वाली जगह ही सबसे कमजोर साबित हो सकती है, अगर हमलावर सिस्टम की आदत को आपसे बेहतर समझता हो। चलिए, अब हथियारों पर थोड़ी और बात करते हैं। ये कोई देसी कट्टे तो थे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट में तुर्की में बनी जिगाना पिस्टल का जिक्र है, जो बहुत महंगी और आधुनिक मानी जाती है। ये कैसे मुमकिन है कि 3 छोटे अपराधी जिनका कोई बड़ा गैंग नहीं है, वो ऐसे विदेशी हथियार हासिल कर लेते हैं? ये देश में अवैध हथियारों के नेटवर्क के बारे में क्या बताता है? ये इस केस का एक बहुत ही गंभीर पहलू है। रिपोर्ट के अनुसार हथियार काला बाजारी यानी इलीगल सप्लाई चेन से खरीदे गए थे। ये दिखाता है कि भले ही हत्या के पीछे का मकसद व्यक्तिगत था, लेकिन हत्या को अंजाम देने के साधन यानी हथियार एक बेहद संगठित और गहरे नेटवर्क से आए थे। मतलब नेटवर्क तो था? हाँ, इससे पता चलता है कि देश में अवैध हथियारों का नेटवर्क कितना फैला हुआ है और कितना सुलभ है। आपको एक बड़ा गैंगस्टर होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा और सही संपर्क है तो आपको ऐसे अत्याधुनिक हथियार मिल सकते हैं। ये एक अलग और बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो हमारे पास मकसद है नाम कमाना, हमारे पास योजना है पत्रकार बनकर हमला करना, और हमारे पास हथियार भी हैं। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है कि इतनी भारी पुलिस सुरक्षा के बावजूद ऐसा हो कैसे गया? जांच रिपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था पर क्या कहती है? जांच रिपोर्ट सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बहुत कठोर है, और ये किसी 1-2 सिपाही की गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी की ओर इशारा करती है। जब ऐसी कोई घटना होती है तो उसे सिस्टमिक फेलियर कहते हैं। सिस्टमिक फेलियर मतलब प्लानिंग के लेवल से लेकर जमीन पर एक्शन तक हर जगह चूक हुई। क्या आप कुछ कंक्रीट मतलब कुछ खास चूकों के बारे में बता सकती हैं जिनका रिपोर्ट में जिक्र है? बिल्कुल। पहली और सबसे बड़ी चूक, हमलावर हथियार लेकर खुलेआम खड़े थे, लेकिन किसी ने उनकी तलाशी नहीं ली। ये प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन है। तलाशी ही नहीं हुई? नहीं। किसी भी हाई रिस्क कैदी की मूवमेंट के दौरान घेरे के अंदर आने वाले हर व्यक्ति की जांच होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया का हो या कोई और। और मीडिया को बहुत ज्यादा पास आने दिया गया? हाँ, दोनों भाइयों और मीडिया के बीच कोई सुरक्षित दूरी, कोई बफर जोन नहीं रखा गया था। और ये सब लाइव टीवी पर हो रहा था? यही इस केस की सबसे बड़ी विडंबना है। पुलिस का वो सुरक्षा घेरा, जिसे सिक्योरिटी कॉर्डन कहते हैं, यानी एक इंसानी दीवार जो अभियुक्त और भीड़ के बीच होती है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो दीवार रेत की बनी थी, जो पहली ही लहर में ढह गई। बिल्कुल। हमलावर बिना किसी रुकावट के सीधे अपने टारगेट तक पहुंच गए और उन्हें गोली मारने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। क्या इस लापरवाही के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया? हाँ, मजिस्ट्रल और एसआईटी दोनों जांचों ने इन चूकों को उजागर किया और रिपोर्ट के आधार पर कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई, जो एक तरह से इन लापरवाहियों की आधिकारिक स्वीकृति है, ये मानना कि हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। ठीक है, तो 3 लड़कों ने नाम कमाने के लिए पत्रकारों का भेष धरकर पुलिस की सुरक्षा में हुई भारी चूक का फायदा उठाया और अतीक अशरफ की हत्या कर दी। अब बात करते हैं उस पल की जब गोलियां चल चुकी थीं। गोलियां चलने के ठीक बाद जो हुआ वो भी उनके मकसद को और साफ करता है। उन्होंने भागने की कोई कोशिश नहीं की, जो कि बहुत ही असामान्य है। आमतौर पर ऐसे हमलों के बाद अपराधी सबसे पहले घटनास्थल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ ठीक इसका उल्टा हुआ। उन्होंने मौके पर ही सरेंडर कर दिया, हथियार फेंके और हाथ ऊपर कर लिए। वो चाहते थे कि उन्हें पकड़ा जाए। हाँ, इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। इसके बाद पुलिस ने तीनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उनका ये सरेंडर क्या बताता है? उनका सरेंडर उनके बताए गए मकसद को 100% पुख्ता करता है। सोचिए, अगर वे भाग जाते तो शायद उनकी पहचान होने में समय लगता, या वो किसी पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते। उनका मीडिया पर जो असर वो चाहते थे वो कम हो जाता। अच्छा।
वे पकड़े जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके चेहरे और नाम सबके सामने आए। वो उस 15 मिनट की प्रसिद्धि को पूरी तरह से जीना चाहते थे, भले ही उसकी कीमत जिंदगी भर जेल में रहना हो। और वो नारे, जय श्री राम के नारे लगाने का क्या मतलब निकाला जाए? क्या जांच में इसके पीछे कोई धार्मिक या राजनीतिक एंगल सामने आया? जांच में ऐसा कोई सीधा लिंक नहीं मिला है, लेकिन अगर हम एक विश्लेषक के तौर पर देखें तो उन नारों ने इस घटना में और परत जोड़ दी। इसने तुरंत इस हत्याकांड को एक धार्मिक और राजनीतिक रंग दे दिया, जिससे ये पक्का हो गया कि इस पर सिर्फ अपराध की खबरों में ही नहीं, राजनीतिक बहसों में भी चर्चा होगी। हाँ, राजनीतिक बहसों में भी लंबे समय तक चर्चा होगी। ये उनकी योजना का हिस्सा था या मौके पर लिया गया फैसला, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसका असर यही हुआ कि घटना और भी ज्यादा सनसनीखेज बन गई और मीडिया का ध्यान इस पर और भी ज्यादा केंद्रित हो गया। बिल्कुल। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? आधिकारिक कहानी ये है कि टीवी पर लाइव दिखाया गया ये सनसनीखेज हत्याकांड किसी बड़ी साजिश का नतीजा नहीं था, नहीं, बल्कि कुख्यात होने की एक अजीब और आधुनिक भूख का परिणाम था। 3 नौजवानों ने पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाकर एक हाई प्रोफाइल टारगेट को सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि उनकी एक गैंगस्टर इमेज बन सके। बिल्कुल। जांच इसी निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ये किसी के कहने पर नहीं हुआ, बल्कि ये उन तीनों का अपना बनाया हुआ एक सोचा समझा प्लान था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खुद को मशहूर करना था। उन्होंने मीडिया की मौजूदगी और पुलिस की लापरवाही, इन 2 चीजों का पूरा फायदा उठाया। रिपोर्ट में किसी भी बड़ी साजिश या संगठित गिरोहों की भूमिका का कोई सबूत नहीं मिला और इसी आधार पर तीनों हमलावरों के खिलाफ यूपी की अदालत में केस चल रहा है। वाकई यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में प्रसिद्धि या यूं कहें कि कुख्याति की चाह इंसान से क्या कुछ करवा सकती है। हाँ, और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। रिपोर्ट किसी बड़ी साजिश को खारिज करती है और हमलावरों की प्रसिद्धि की इच्छा पर ध्यान केंद्रित करती है। ये हमें एक अहम सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या? अगर इस तरह के अपराध का लक्ष्य ही मीडिया के माध्यम से प्रसिद्ध होना है, तो जिस तरह से हम यानी मीडिया और दर्शक इन कहानियों को रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं और शेयर करते हैं, क्या हम अनजाने में उसी तरह की कुख्याति चाहने वाले अगले व्यक्ति को उसका मंच तो नहीं दे रहे हैं?